सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज खान। ताजिर नाखुश हैं हुकूमत की पॉलिसीज़ पर, टैक्स ऑर्डिनेंस के ऊपर नाखुश हैं, एहतजाज करना चाहते हैं। ये एहतजाज एक और एहतजाज जो पाकिस्तान के अंदर बेचैनी लेकर आएगा। साथ ही पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में इमरान खान साहब कल तशरीफ़ ला रहे हैं। 3 साल के बाद अच्छा ख़त लेकर आ रहे हैं कि कराची वालों के लिए क्या क्या शुरू होने वाला है, और कराची सर्कुलर रेलवे का एक इफ्तिताही तकरीब टाइप की चीज़ मुनक्किद करेंगे होगी, जिसके अंदर वो खिताब फरमाएंगे। ये बार बार सियासी चीज़ें होती रहती हैं, हुकूमती चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन पाकिस्तान का नाम जहाँ जहाँ बुलंद करने वाले मैदान हैं, जहाँ पे पाकिस्तानी हीरोज़ पाकिस्तानी खेलों के मैदानों के अंदर जो तमगे जीतते हैं, उनकी अगर हालत देखी जाए, उनकी ज़िंदगियों को देखा जाए, उनके तरबियत के मामलात को देखे जाएँ, उनके टारगेट्स को देखे जाएँ, तो वो अच्छे नहीं हैं। पाकिस्तानी हीरोज़ मुख्तलिफ़ खेलों के अंदर एक ही जैसी सूरत हाल की अक्कासी कर रहे हैं। इमरान खान साहब की गुफ्तगू अपनी जगह पर होती है, हम जब जीतते हैं तो पाकिस्तान के नारे लगाते हैं, लेकिन किसी भी खेल के हीरो को उठाएं, खिलाड़ी को उठाएं, सिवाय क्रिकेट के, हाल सब एक ही है। सूरत हाल है क्या? एक पैकेज दिखाता हूं, उसके बाद आपको बहुत सारे हीरो से मिलवाऊंगा, सुनवाऊंगा उनसे कि उनकी हालत है क्या। लेकिन उससे पहले ये पैकेज देखिए। कौमें किस तरह आगे बढ़ती हैं। हम अपने अंदर मुसलसल एक दूसरे के खिलाफ इख्तलाफ ढूंढ रहे होते हैं, सियासी तौर पर करप्शन को ढूंढ रहे हैं, मिसमैनेजमेंट को ढूंढ रहे हैं, उलझे हुए हैं। बहुत चंद खुशियां में मिलती हैं, और वो खुशियां में खेलों के मैदानों से मिलती हैं, हमारे नौजवानों की कारकर्दगी से मिलती हैं। लेकिन अगर आप उनके करीब जाएं, जब वो पाकिस्तानी जैकेट पहने होते हैं, कुछ तमगा ले रहे होते हैं, हमारी खुशी से हमारा हाल बहुत अजीब होता है। बाज़ लोग तो खुशी के आंसू निकाल लेते हैं, खुश होते हैं, लेकिन उनके पीछे उन खिलाड़ियों की मेहनत, उनके कोचेस की मेहनत, उनकी फैमिलीज की मेहनत होता यह है कि बड़े बड़े जो मेडल, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जो भी मेडलिस्ट हैं जो पाकिस्तान के लिए बाहर मेडल जीते हैं, उनको यही नहीं मालूम होता कि वो जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, उनके फंड्स क्लियर नहीं होते, उनकी फ्लाइट्स क्लियर नहीं होती, उनके पास इक्विपमेंट नहीं होते। एक नहीं कई सारे आज हीरोज इस प्रोग्राम के अंदर शामिल हैं। मेरे साथ स्टूडियो में अबू हुरैरा साहब, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान का नाम बहुत रोशन किया, इनकी तरफ आते हैं। हैदर अली साहब, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता, पहली बार गोल्ड मेडल जीता, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। मानूर शहजाद साहिबा, वो हमारे साथ वो भी मौजूद हैं। वदूद फजल साहब, ये अभी रिसेंटली गिलगित में मेरी मुलाकात हुई थी, ये इन्होंने इंडिया को हरा दिया था, और इनके पास इक्विपमेंट नहीं थे, स्की करते हैं ये जो स्केटिंग वाली, इनके पास वो नहीं थे, ये बांस की उससे इन्होंने ट्रेनिंग की। ये वो हीरोज हैं जो पाकिस्तान के लिए मेडल्स लेकर आते हैं। लेकिन होता क्या है, अबू हुरैरा, आपने खेल कैसे शुरू किया? आपको इस जोश वलवले खेल की तरबियत के साथ साथ ये जो पाकिस्तानी कलर आप पहने हुए हैं, क्या क्या दुश्वारियों का सामना करना पड़ा? देखिए, पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले तो ये है कि आप जब स्टार्ट करते हैं एक शौक के तहत, या किसी को अपना आइडियल बना के आप एक स्पोर्ट्स को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसी तरह मैंने भी एक अपना एक आइडियल बनाया जो फिल्मों से, जैकी चैन, ब्रूस ली, ये वो ये इस तरह 2004 में मैंने इस स्पोर्ट्स का आगाज़ किया। अच्छा, मैंने ये प्रोफेशनली करने का सोचा नहीं था, क्योंकि जब मैं उस एज में था, वो टीन एज मार्शल आर्ट्स जुजित्सु मार्शल आर्ट्स का मैं प्लेयर हूँ, ठीक है। लेकिन मैं जब खेलता गया तो फिर मुझे इसका शौक़ पड़ा, और फिर उसमें मुझे कुछ टारगेट्स दिखे, कुछ एम्स दिखे, और मेरे कोचेस ने, जो तारिक अली साहब हैं, जो कि इस वक्त साउथ एशिया के जनरल सेक्रेटरी भी है, उन्होंने जो है एक टारगेट पकड़ा और मुझे इसकी ट्रेनिंग कराई। अच्छा, दूसरा ये कि 2010 में मैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी करी एशिया में, और एशिया में गोल्ड हुआ, फिर 12 में हुआ, फिर 2015 के बीच गेम्स में गोल्ड मेडलिस्ट हुए। जी, गोल्ड मेडल एशिया का 3 दफ़ा का मैंने हैट्रिक मारी है। मैं इस वक्त दावे के साथ इस चैनल पे लाइव बैठा हुआ हूँ, मैं बोल सकता हूँ कि जितने मेडल मेरे पास हैं एशिया लेवल के, और जिस लेवल के मेडल हैं, और जितने टाइम के अंदर, उतने पाकिस्तान में शायद ही किसी के पास इस लेवल के मेडल है। अच्छा। एशिया का मेडल कोई इक्का दुक्का किसी एक प्लेयर ने लिया। कौन से मेडल लेकर आए हैं? ये भी एशिया में मैं ब्रॉन्ज मेडल लेकर आया हूँ, ठीक है। ये अभी 10 धाबी में एशियन चैंपियनशिप हुई थी, उसमें पार्टिसिपेट किया और उसके अंदर मेडल लिया। अच्छा, ये 2 मेडल हैं।
जी 2 ब्रॉन्ज मेडल। मैं 2 कैटेगरी में खेला हूँ। डो सिस्टम एक मार्शल आर्ट जुजित्सु की कैटेगरी है, उसके अंदर मैं पार्टिसिपेट करता हूँ, ठीक है। तो उसमें मैं मेडल लिया। अच्छा 2015 का वर्ल्ड का सिल्वर मेडलिस्ट भी मैं रह चुका हूँ, ठीक है। मैं और मेरा पार्टनर मोहम्मद अम्मार, हम एक टीम इवेंट में खेलते हैं, उसमें हम लोग 2015 में वर्ल्ड के मेडलिस्ट भी रह चुके हैं। अब आप जो बात कर रहे हैं जर्नी कैसी रही, तो सर ये एक वक्त होता है कि अपनी मदद आपके तहत मैं शुरू से कर रहा हूँ। जितने भी अखराजात हैं आज तक जेब से दिए हैं, ठीक है। कुछ मेरी फेडरेशन ने मुझे हेल्प आउट कर दिया, जबकि उनके पास खुद के पास भी फंड्स नहीं है, उनको कोई फंड्स नहीं दिए जाते। लोग मुझे बोलते हैं यार आपकी फेडरेशन क्या कर रही है। भाई फेडरेशन के पास जब फंड्स होंगे तभी वो कुछ करेगी ना। अबू हरैरा आपकी तरफ भी आता हूँ। माहूर, आपको देखा, आप पाकिस्तान का परचम लेके चल रही थी, लोग आपको देख रहे थे, खुश हो रहे थे, वहां तक आप पहुंची। टोक्यो ओलंपिक ग्राउंड के अंदर लोग आपको देख के खुश हो रहे थे, खवातीन खुश हो रही थी, बच्चियां खुश हो रही थी। ये स्ट्रगल आपकी बहुत लंबी। अब आप जहां बैठी हैं, आप जो तकलीफ, जो जुस्तजू आपकी रही, किस हद तक आप मुतमईन हैं? क्या प्रॉब्लम्स आपने फेस की? क्या प्रॉब्लम्स अभी आप देखती हैं खिलाड़ियों के लिए, आपके लिए मौजूद हैं? सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे भी फेस हुई और जितने भी बाकी पाकिस्तानी बैडमिंटन प्लेयर्स हैं, हम सबके लिए जो सबसे बड़ा मसला यही है कि यहाँ पे पाकिस्तान में कोई भी इंटरनेशनल लेवल की बैडमिंटन एकेडमी नहीं है। तो हम जो प्लेयर्स हैं, हम लोगों को अपनी ट्रेनिंग खुद डिसाइड करनी पड़ती है, खुद मतलब क्योंकि कोर्ट कराची में तो जो हमारी पब्लिक फैसिलिटीज हैं वो भी बहुत कम है। एक नेशनल कोचिंग सेंटर हो गया या एक नाजमाबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो गया। उसके अलावा अगर आपने खेलना है तो आपको खुद अपने ओन पे मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, और अगर आप किसी प्राइवेट क्लब में मेंबरशिप लो तो उसके तो 20 लाख मेंबरशिप के हैं। तो जो कुछ लोग तो अफोर्ड कर सकते हैं, बाकी जो हमारी जनरल पब्लिक है वो कहाँ से अफोर्ड करेगी। तो सबसे जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज बिल्कुल स्पोर्ट्स की नहीं है। और उसके बाद फिर कोचेस भी बहुत लिमिटेड है कराची में। मुझे कभी किसी को पकड़ना पड़ता था कि आप प्लीज मुझे खिला दें, कोर्ट ढूंढना पड़ता था कि अगर मेंबर्स नहीं आ रहे जल्दी जाके खेलना पड़ता था। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स तो मैंने भी फेस किया, जितने भी बाकी पाकिस्तानी बैडमिंटन प्लेयर्स हैं वो भी फेस कर रहे हैं। तो अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारा बैडमिंटन का लेवल इम्प्रूव हो, तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल की बैडमिंटन एकेडमी खोलनी पड़ेगी, ताकि जो हमारे प्लेयर्स हैं उनको प्रॉपर सिस्टम का पता हो कि हम लोगों ने सुबह कोर ट्रेनिंग में ये करना है, शाम में फिजिकल ट्रेनिंग में ये करना है। तो प्रॉपर सिस्टम हो। अभी भी मुझे काफी लोग कांटेक्ट करते हैं और कहते हैं कि हम लोग खेलना चाहते हैं, हम लोग कहाँ खेलें। अब यहाँ पे कोर्स इतने कम है तो हमारे जी बिल्कुल बेसिक फैसिलिटीज। चलें, हैदर अली साहब, आपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, हैरान कर दिया आपने पाकिस्तानियों को। 8 दिन तक जब आप सफर कर रहे थे, आपको नहीं मालूम था आपको एयर टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगा, आपको कुछ अंदाजा नहीं था। ऐसी सूरत हाल में आप गए और आपने जाके गोल्ड मेडल ले लिया। हैदर अली, जो प्रेशर था, आपकी तैयारी, आपकी मेहनत, और आपको यही नहीं मालूम कि आप जाएंगे नहीं जाएंगे, टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, कौन स्पॉन्सर करेगा कौन नहीं करेगा, इस सूरत हाल में भी जाके पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लेकर आ गए। हैदर जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी सर, यही इस थी क्योंकि पहले तो कोरोना की वजह से ग्राउंड जो बंद थे उनकी वजह से काफ़ी मुश्किलात थी ट्रेनिंग करने में। तो वो भी मैंने खुद मैनेज किया अपने घर पे, अपने नज़दीक एक ग्राउंड थी उसमें। उसके बाद ट्रेनिंग तो जैसे कैसे हो गई, लेकिन जब जाने का सवाल आया तो ये भी मुश्किलात आ गई हमारी फेडरेशन को। तो उन्होंने 8 दिन पहले मुझे बताया कि शायद हम पार्टिसिपेट नहीं कर सकते क्योंकि हमें फंड्स की अभी दुश्वारी पेश आ रही है। तो मैं भी बड़ा डिसाइड हो गया था कि यार इतनी मेहनत की है, इतने सालों से कर रहा हूँ तो जाना ज़रूर चाहिए। तो फिर मैंने पंजाब गवर्नमेंट के वज़ीर स्पोर्ट्स रहतुल भट्टी साहब, उनके साथ मैंने रब्ता किया और सारी सिचुएशन बताई। तो उनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मेरी फर्स्ट कॉल पे मुझे सारी टिकट्स का सारा अरेंजमेंट करवा के दिया। बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, एक और साहब भी हमारे साथ, फजल वदूद साहब। फजल वदूद साहब एक अनयूजुअल किस्म का खेल खेलते हैं। ये जब गुफ्तगू करते हैं तो रुला सकते हैं, इस तरह की इन्होंने स्ट्रगल की हुई है। इस वक्त भी किसी कोई चैम्पियनशिप है उसके अंदर इस्लामाबाद में बिजी हैं। मेरी पिछले दिनों उनसे मुलाकात हुई थी, इन्होंने बताया कि मेरी जो किट्स हैं, स्केटिंग की जो किट्स हैं, वो कोई 20 लाख रुपए की, 15 लाख रुपए की आती हैं अगर मैं किसी इंटरनेशनल कंपटीशन में जाऊं। इन्होंने पिछले दिनों हिंदुस्तान को एक कोरिया में एक मुकाबले में हराया और इनको यकीन नहीं आया। फजल वदूद, अब क्या सूरत हाल है? आपकी मुलाकात हो गई थी पीटीआई के वजीर से, उन्होंने कुछ किया, आपको वसाइल मिले, अब क्या प्रॉब्लम्स हैं? जी फैसल साहब, बहुत शुक्रिया, मुझे एक बार फिर आपने जो है अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया।
जैसे कि हमारा गिलगित में हुआ था और वहाँ पे जो है हमने वजीर जो हमारे पीटीआई के हैं उनको बताया था कि इस तरह की सपोर्ट होनी चाहिए। तो हमारे यहाँ पे मुल्क में बदकिस्मती से जो है एथलीट्स को कहीं पे भी सपोर्ट नहीं मिलता, या तो अपनी मदद आप तहत आगे जाते हैं या बड़े ही रोते हुए और पीटते हुए एक स्टेज तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उसको भी जो है नहीं माना जाता। मतलब हर स्पोर्ट्स के अंदर आप अगर टॉप लेवल पे पहुंच जाते हैं तो अगला वाला हंसता है कि नहीं यार ये जो है मजाक में ही आ गया। अब उसके पीछे वाली स्ट्रगल वो नहीं देखता, अब वो जो है वो चीज़ें नहीं देख रहे होते कि कितने मुश्किल से ये इस स्टेज तक पहुंचे। ख्वाह वो कोई ओलंपियन हो, ख्वाह वो कोई वर्ल्ड कप प्लेयर हो, भाई हर चीज दुनिया में कोई चीज आसान समझते हैं, हाथ साथ माँ की दुआ से ऊपर आ गए। मुश्किल, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही बहुत सारे वालिदैन की दुआएं तो होती है लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ती है। अच्छा ये बताइए, इस वक्त आप कौन सी चैंपियनशिप आप लास्ट आप जीते हैं? चैंपियनशिप सर मैं जो है 2017 में जीता, जो कि साउथ कोरिया में हुआ, जिसमें जो है इंडिया सेकंड पे थी, मैं फर्स्ट पे, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान फर्स्ट पे था। तो जो है वो तो मैंने फिर पहले भी बताया हुआ था कि वो जो है फीलिंग्स जो है वो जाहिर नहीं की जा सकती, लेकिन बदकिस्मती से जब हम यहाँ इंडियन खिलाड़ी ने आपसे आके क्या कहा था? आपके इक्विपमेंट को देखकर, आपको देखकर क्या कहा था इंडियन खिलाड़ी ने? सर जब हम वहाँ पे थे वेदर कंडीशन जो थी वो बहुत डाउन थी, मतलब खराब था, और 6 इंच की स्नो जब पड़ती है सर तो उसमें फुल चांस होता है आपके पैर टूटने में। तो उसके अंदर ये हुआ सर कि वो जब मुझसे आगे था, अल्लाह का फजल करम ये था, तो मेरे कान में आकर कहता है फजल बेटा घबराना नहीं है, ठीक है। तो मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया, क्योंकि उनके इक्विपमेंट्स बड़े अच्छे थे और बहुत ही एक्सपेंसिव वाले थे। हमारे पास जो टूटे फूटे जो भी थे तो उससे हम जो है वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे थे पाकिस्तान को। तो अल्लाह का करना ये हुआ, वहाँ पे पोगी वेदर था, 6 फुट से 5 फुट के फासले में ही जो है वहाँ पे फ्लेक्स दिख रहे थे। फजल मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूँ। आपने हमारे इन चारों सुपरस्टार्स की गुफ्तगू सुनी। अब जो महकमा है, हम स्पोर्ट्स बोर्ड को बोलें, हम किसी फेडरेशन को बोलें, ABC किसी का भी नाम ले, सब हैंड्स अप करते हैं हमारे पास पैसे नहीं हैं। फहमीदा मिर्जा साहिबा ने गुज़िश्ता दिनों क्या कहा, जरा सुनिए। अब हम जब बात कर रहे होते हैं ना तो एक दूसरे पे इल्जामात के मामला होते हैं। अब अगर ये रास्ता ठीक करना है, रास्ता ठीक होना है, ये चारों सुपरस्टार जो भी बात कर रहे हैं तकरीबन एक ही बात कर रहे हैं, लेकिन इस मुल्क के वजीर आजम वो खिलाड़ी हैं और खेल की वजह से वजीर आजम बने। वो खेल की वजह से हॉस्पिटल उन्होंने बनाया, उसी की वजह से लोगों के करीब गए, उसी की वजह से उन्होंने सोचा कि इस मुल्क की किस्मत बदलनी है और मैं सियासत में आता हूं। फिर वो वजीर आजम पाकिस्तान बन गए। इमरान खान साहब ने खेलों से मुताल्लिक क्या कहा कि अब उनका फोकस होगा, इमरान खान को जरा सुनिए। स्पोर्ट्स पर जो टाइम देना था वो नहीं दिया, लेकिन अब दूंगा। अब इमरान खान साहब स्पोर्ट्स पर टाइम देंगे। माहूर, इमरान खान साहब को क्या करना चाहिए, तजवीज दीजिए। अभी तो एक नई नोटिफिकेशन आई है कि जितने भी डिपार्टमेंट की टीम्स हैं उनको बंद किया जा रहा है, और मैं खुद वापडा को रिप्रेजेंट करती हूँ लोकल टूर्नामेंट्स में। तो फिर मेरे ख्याल से ये स्टेप तो फिर इस तरह मतलब एक अगेंस्ट लिया जा रहा है कि जो रहा सहा पाकिस्तान का स्पोर्ट्स में लेवल है वो भी इससे तबाह हो जाएगा, क्योंकि जो हमारे स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनकी बेसिक जो उनको इनकम मिली है वो यही डिपार्टमेंट्स के थ्रू मिल रही है, और अगर उनकी इनकम बंद हो जाएगी तो वो किस तरह से अपने ऊपर पैसा खर्च करेंगे, अपने स्पोर्ट्स के ऊपर पैसा लगाएंगे। तो ये मेरे ख्याल से पहले तो इन चीज़ों को जो स्पोर्ट्स के अगेंस्ट जा रही हैं तो उनको ख़त्म करनी पड़ेगी, और फिर और स्टेप्स लेने पड़ेंगे ताकि पाकिस्तान का जो स्पोर्ट्स है उसमें रिवाइवल हो सके। उसके लिए यहाँ पे स्पोर्ट्स की अकेडमीज खोलनी चाहिए पाकिस्तान में। हमारे जो प्लेयर्स हैं उनको बाहर इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स के लिए भेजना चाहिए, हमारे कोचेस को बाहर कोचिंग कोर्सेज के लिए भेजना चाहिए। यहाँ पे पाकिस्तान में इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स कराने चाहिए ताकि बाहर से प्लेयर्स आके यहाँ पे खेलें, और हमारे जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं उनको एक्सपीरियंस को एक्सपोजर हो बाहर के प्लेयर्स के खेलने के साथ। तो ये सारे स्टेप्स लेने चाहिए, और ये जो टीम्स बंद करने का जो फैसला है इसको भी मेरे ख्याल से रिकंसिडर करना चाहिए, क्योंकि इससे काफी जो हमारे स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनकी जॉब्स लॉस हो जाएंगी। बहुत अच्छा पॉइंट है। अच्छा, मेरे साथ इस वक्त कोच रूमा अल्ताफ साहिबा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये आपने शायद सुना या नहीं सुना, हमारे पास 4 पाकिस्तान के सुपरस्टार्स मौजूद हैं, मेडलिस्ट हैं, प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, डिपार्टमेंट्स बंद होने का बता रहे हैं। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि हम बेहतरी लेकर आएंगे। आपके ख्याल में स्टेप्स क्या लेने चाहिए खेलों को
के फ़रोग के लिए, स्पोर्ट्समैन को, फेडरेशन को सपोर्ट के लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जो अभी ये पॉलिसी अनाउंस हुई है, जो डिपार्टमेंट्स को बंद करने की बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर डिपार्टमेंट्स को बंद कर रहे हैं तो गवर्नमेंट को ये तो चीज़ क्लियर करना चाहिए अब कि फिर वो आया कि फैसिलिटेट किस तरह करने वाले हैं प्लेयर्स को, क्या वो ऑल्टरनेटिव दे रहे हैं, क्योंकि जहाँ तक उन्होंने जो अनाउंस किया कि प्रोविंशियल टीम्स जो रीजनल टीम्स को मजबूत करेंगे, तो आज तक तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने कभी सपोर्ट ही नहीं की है। मैं अगर आपको सिंध का बताऊं, गवर्नमेंट ने कौन से गेम को, कौन से स्पोर्ट को इन्होंने सपोर्ट किया है, फैसिलिटेट किया है। बेसिकली यहाँ तो स्पोर्ट का कोई कल्चर ही नहीं है सिंध के अंदर। अगर कंपेयर करें तो फिर भी पंजाब और केपी के गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करती है स्पोर्ट को, उन्होंने बहुत अपलिफ्ट किया है। तो बेसिकली तो समझ ये आ ही नहीं रही है कि फेडरल गवर्नमेंट का क्या पॉलिसीज हैं, वो किस तरह से स्ट्रक्चराइज करना चाहते हैं सिस्टम को, क्योंकि ये पूरा सिस्टम आप नीचे से लेकर ऊपर तक ये स्ट्रक्चराइज होना है, दोबारा से रिफॉर्म होना है, क्योंकि ये बहुत चुका है कि फेडरेशंस कहती हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की गलती है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड कहती है पीओए की। देखिए, जो आम प्लेयर होता है ना नीचे, या हम कोचेज होते हैं, हम लोग स्पोर्ट्स, हम लोगों को कोई कंसर्न नहीं है कि ऊपर ये बैठ के ये क्या कर रहे हैं, आपस में इनकी कितनी डील्स हो रही हैं, आपस में इनकी क्या क्या इनकी सोल्यूशन ये निकाल रहे हैं। ठीक है, ये आम तो एक प्लेयर को क्या फैसिलिटेट कर रहे हैं। असल तो बात ये है, बेसिकली ग्रास रूट से आके ये काम करना होगा और इसको स्ट्रक्चराइज करना होगा, हमें स्पोर्ट्स को अपलिफ्ट करना होगा, हमें प्रायोरिटाइज करना होगा स्पोर्ट्स का। हमारा स्पोर्ट्स का कोई कल्चर नहीं है हमारे स्पोर्ट्स का, हमारे पास कोई कल्चर। मैं ब्रेक ले रहा हूँ, वापस यहीं से कंटिन्यू करूंगा। आप सुपरस्टार्स हमारे साथ मौजूद हैं। स्पोर्ट्स में हमारे पास कोई खेल का कल्चर नहीं है और सिंध हुकूमत कुछ नहीं कर रही है, इस पर भी बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। बगैर बुनियादी सहूलियात के पाकिस्तानी खिलाड़ी दुनिया भर में अवार्ड्स ले रहे हैं। इमरान खान साहब कह रहे हैं अब मैं फोकस करूंगा खेलों को। अब फोकस होगा क्या? डिपार्टमेंट्स ने खिलाड़ियों को कह दिया है कि हम अब अपने खेलों के डिपार्टमेंट्स बंद कर रहे हैं, आप कहीं और जाकर खेलें, रोजगार आपका खत्म। अल्टरनेट पॉलिसीज क्या होंगी? इमरान खान साहब फेडरेशंस के, एसोसिएशंस के क्या इंतखाबात करवाएंगे, फंड्स देंगे, अकाउंटेबिलिटी होगी, शफाफियत होगी? और ये कोचेस को जो इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स चाहिए और खिलाड़ियों को जो उन्होंने ट्रेनिंग्स देनी है, ये गैप कैसे फिलफुल होगा? हर दूसरे दिन हम देख रहे होते हैं इंडिया से हम बहुत बुरी तरह हार रहे होते हैं, लेकिन इन्हीं इस इन्वायरमेंट के अंदर पाकिस्तानी खिलाड़ी इंडियंस को हरा भी रहे होते हैं, इंटरनेशनल मेडल्स भी जीत रहे होते हैं। अबू हुरैरा, होना क्या चाहिए? इमरान खान साहब अगर आपके सामने हो, आप उन्हें क्या कहेंगे? और दूसरा भी, आप सिंध की बात कर रहे थे, क्या रुकावट है आपको सिंध के खिलाड़ी के तौर पर पेश आती है? लेकिन पहले इमरान खान को तजवीज़ देना। देखिए, जो ये सबसे पहले तो जो अभी नोटिफिकेशन आया है, अभी परसों ही हमें भी रिसीव हुआ है डिपार्टमेंट्स की तरफ से। अभी कोई नोटिफिकेशन हमें नहीं आया, लेकिन हमें गवर्नमेंट का ये नोटिफिकेशन मिल गया कि डिपार्टमेंट खत्म हो रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, और ये आपके शो के तवज्जो से सबको पता लग जाए, पाकिस्तान की जो टॉप क्रीम प्लेयर्स हैं ना, जितने भी प्लेयर्स हैं, आप माहौर को देख ले, आप अरशद नदीम को देख ले, आप तला तालिब को, आप हैदर को, सबको देख लें, सारे डिपार्टमेंट्स के प्लेयर हैं। आप, इसका मतलब यह है, डिपार्टमेंट खत्म करने का मकसद यह है कि आपने पाकिस्तान की टॉप क्रीम को ख़त्म कर दिया। यानी अब आपके इंटरनेशनल में जो क्वालिफाई करते हैं, जो मेडल लेकर आते थे, वो भी खत्म हो जाएंगे। अब आते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ कि ये आप बोलते हैं कि अल्टरनेट पॉलिसी तो कोई होगी ना सर। आप बोल रहे हैं ना रीजनल की तरफ आ रहे हैं ना। हाँ। आप बोल रहे हैं रीजनल को प्रमोट करेंगे, आप सूबाई लेवल पे जो है इसको तो 18वीं तरमीम का वादा किया हुआ है। तो 18वीं तरमीम के तहत आप पूछ ही नहीं सकते कि वो फंड्स कहाँ जाएंगे। हाँ। आप अभी मैं आपको हाजिर बता रहा हूँ कि हाँ। अभी जो सिंध को जो फंड्स मिले हैं स्पोर्ट्स के लिए, वो आज तक के हिस्ट्री के सबसे ज्यादा फंडिंग मिली है इस दफा। आई डोंट नो, फिगर्स नहीं पता, बट मुझे अभी तक यह इंफॉर्मेशन आई है, तो फिगर्स अभी तक नहीं पता, लेकिन वो कहाँ है। मैं अभी रिसेंट, अभी 10 दिन पहले एशिया में मेडल होकर आया हूँ। मेरे साथ मेरे और साथी हैं, मेरे स्टूडेंट्स थे, उसके अंदर कहाँ है सिंध? वेयर इज सिंध? मिनिस्टर कहाँ है? सिंध के अंदर सबसे बड़ा जो वीकनेस है वो ये है कि आप जो मिनिस्टर बिठाते हैं, वो आप सबसे एंड का जो बंदा होता है ना, यार ये बच गया, इसको इधर मिनिस्ट्री में बिठा दो, वो बिठाते हैं।
ठीक है ना, कोई मतलब उसको स्पोर्ट्स को पता ही नहीं होता। की बात कर रहे हैं आप सर देखिए बख्श खान मेहर साहब को बिठाया इन्होंने, ठीक है, इतने साल बैठे रहे, इतने साल वो बैठे रहे, हमने काफ़ी चीज़ों के लिए अप्रोच किया, हमने बोला यार ये इवेंट आ रहा है, ये इवेंट आ रहा है, तो हमें पीछे से बस सिर्फ इतने को मिला कि यार ये सिर्फ जो है ना बस वो डिसीजन पावर इनके पास नहीं, डिसीजन पावर किसी और के पास है। डिसीजन पावर बिलावल साहब खुद जो है वो इमरान खान साहब क्या करें? इमरान खान साहब को ये पहली बात तो ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि डिपार्टमेंट्स को आप ऑडिट करा सकते हैं, डिपार्टमेंट्स को आप पूछ सकते हैं क्योंकि घर में आते हैं, बट आप सूबे को नहीं पूछ सकते। रीजनलिज्म की तरफ नहीं जाना चाहिए। ये एक और आप करप्शन का भंडारा खोल रहे हैं। अच्छा हैदर, आप क्या कहेंगे, क्या करना चाहिए इमरान खान साहब आपके लिए, क्या करें? आप गोल्ड मेडल लेकर आए, कौम को आपने फख्र दिया, एक इज्जत दी, रिस्पेक्ट दी, इमरान खान साहब आपके लिए क्या करें? जी सर, एक तो मेरे इधर ख्याली गुजरांवाला में ये बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे पास ग्राउंड नहीं है एथलेटिक्स का, तो ग्राउंड का बड़ा मसला है। और दूसरा मैं ये चाहता हूँ कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं ये स्कूल लेवल से हर डिस्ट्रिक्ट में एक एकेडमी होनी चाहिए नेशनल लेवल की, जिसमें बड़े लड़के स्टूडेंट हैं जो वसाइल की ना होने की वजह से ट्रेनिंग नहीं कर पाते। अगर हर एकेडमी हो, वहाँ पर उनको हर चीज़ फैसिलिटीज़ दी जाएँ, स्कूल में सब बच्चों को फैसिलिटी दी जाए, स्पोर्ट्स के हवाले से कॉलेज में दी जाए, तो मेरे ख्याल से इससे बहुत अच्छा जो हमारे जो प्लेयर हैं, जो हमारे मतलब एथलीट्स हैं, वो आगे निकल सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। फजल वदूद, आप क्या चाहेंगे, वजीर आजम पाकिस्तान आपके लिए क्या करें? आपको एक अच्छी किट दिलवाने के अलावा क्या की जाए? आपके पास बगैर किट के आपने इंडिया को हरा दिया, आपको एक किट मिलनी है, 15 से 20 लाख रुपए उसकी कीमत है, लेकिन इसके अलावा और क्या किया जाए? इमरान खान साहब क्या करें? सर जैसे कि ये इशू मेरे दोस्त ने मुझे कुछ देर पहले ही बताया कि इसी तरह डिपार्टमेंट जो हैं वो बंद होने हैं, तो मेरा तो सबसे पहले एथलीट से बहुत तरस आ रहा है, खुद पे भी, कि सबसे पहले तो हमें पाकिस्तान में डाइटिंग का इशू होता है, फिर जो है उसके बाद कोचिंग का इशू होता है, स्पॉन्सर्स का इशू होता है, फिर उसके बाद ट्रेनिंग्स का इशू होता है। जब ये पूरे हो जाए फिर डिपार्टमेंट के इशू स्टार्ट हो जाते हैं। फिर जैसे कि आपने कहा कि स्पोर्ट्स बोर्ड का या इधर उधर, तो अगर इतना ही कोई काम नहीं कर रहा तो फिर स्पोर्ट्स बोर्ड को बंद कर दिया जाए, क्योंकि वहाँ पे फंडिंग नहीं आ रही, तो फजूल में ही ये सारा ऑपरेशन क्यों हो रहा है? क्यों हर चीज कम्प्लेक्सेस चल रही हैं, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस, क्यों उनको फ्री में तनख्वाहें मिल रही हैं? फिर बंद कर दे सारा सिस्टम। जब आप एथलीट को बाहर निकाल रहे हैं जो कि कौम का मेहमान होता है, अब आप टॉप लेवल डिपार्टमेंट बंद होगा तो सारे कोचेस भी फारिग हो जाएंगे ना। रुमा, आप क्या कहेंगे? सारे सिनेरियो में ये संगीन सूरत हाल है कि डिपार्टमेंट बंद किए जा रहे हैं और 18वीं तरमीम के तहत रीजनलिज्म की तरफ स्पोर्ट्स को लाया जा रहा है। डिलीवर हो सकेगा? ज्यादा बेहतर होगा ये फैसला खिलाड़ियों के लिए, खेलों के लिए? देखिए, रीजनल की तरफ जो ये लाने की बात की जा रही है, तो शायद पंजाब और केपीके में तो ये चीज प्रॉबेबली हिट कर जाएगी, क्योंकि वैसे भी केपीके और पंजाब में स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है, वो बहुत काम करते हैं। लेकिन सवाल फिर घूम कर आता है कि सिंध का क्या होगा, क्योंकि सिंध में तो सिंध गवर्नमेंट ने, सिंध में तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने आज तक कुछ नहीं किया। इनका ऑडिट कौन करेगा? हम कहाँ जाएंगे सिंध के लोग? ये तो समझ से बाहर है। यहाँ के प्लेयर्स का क्या होगा? यहाँ पे वैसे ही कोई स्पोर्ट्स का कल्चर है नहीं, तो अब तो जो फंड आएंगे वो भी जाएंगे। तो यहाँ तो ये समझ नहीं आ रही है कि अब प्लेयर्स का होने क्या वाला है, क्योंकि हम भी मैं ट्रैक एंड फील्ड में इतने 10-12 साल से काम कर रही हूँ। ग्राउंड के लिए जितना भी अप्रोच किया सेक्रेटरीट से, सिंध की गवर्नमेंट से, स्पोर्ट्स मिनिस्टर से, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी से, इन्होंने कभी भी हमें फैसिलिटेट नहीं किया, हमारी सुनी भी नहीं। अभी आपने दूसरे बच्चों की सारी बात सुनी, तो यहाँ पर तो ये इनको प्रॉब्लम है, ये लोग एब्जॉर्ब नहीं कर पाते सिंध में भी। तो अब यहाँ का क्या होगा ये कुछ नजर नहीं आ रहा। मतलब अब प्राइम मिनिस्टर को सिंध की तरफ आई थिंक फोकस करना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे बहुत बड़ा होने वाला है एथलीट्स के, स्पोर्ट्समैन के साथ। अच्छा ये बताइए, आप चूंकि कोचिंग करती हैं, जाहिर है किसी कोच का या किसी भी खिलाड़ी का जो स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी है या पॉलिटिक्स है या फंडिंग है उससे ताल्लुक नहीं होता, लेकिन जाहिर है कि इनडायरेक्टली ताल्लुक है भी। होना क्या चाहिए? अगर डिपार्टमेंट भी रहें, रीजनलिज्म भी हो जाए, तो इससे फर्क क्या पड़ता है? खेलों को तो फरोग ही होना है। अगर फेडरल डिपार्टमेंट जो हैं वो टीम्स अपनी जारी रखें और सूबे भी अपने तौर पर काम करते रहें, तो ये जो खौफ अभी आपने दिखाया है सिंध के लोगों को कि सिंध हुकूमत काम नहीं करती है, खासतौर पर स्पोर्ट्स में भी, तो वो खौफ कम हो सकता है आपके ख्याल में? देखिए, मैं 5-6 साल से मैं पीछे लगी हूँ। मैंने हर प्लेटफॉर्म पे ये कहा
कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि क्लब लेवल्स को, अकेडमीज को, क्लब्स को बेसिकली एफिलिएशन देकर इनको क्लब लेवल पे स्पोर्ट्स को ऊपर देखिए। हर पूरी दुनिया में स्पोर्ट्स जो है वो कहाँ से चलती है, वो उसका ओरिजिन कहाँ से, क्लब से है। जब तक क्लब लेवल पे आपका कोई भी स्पोर्ट नहीं होगा वो ऊपर नहीं आएगा। तो ये तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ही करेगी, लेवल पे लेकर आएगी, ठीक है ना। और दूसरा डिपार्टमेंट की जहाँ तक मुझे अभी ये इतना हमें क्लियर तो नहीं हो रहा है ना कि गवर्नमेंट का क्या वो है, क्या अल्टरनेटिव उन्होंने पॉलिसीज हैं उनकी, वो क्यों ऑडिट की वजह से बंद कर रहे हैं, तो क्या डिपार्टमेंट्स में हुआ है। ठीक है ऑडिट करें, बट मेरा ख्याल है फेडरेशंस की भी ऑडिटिंग होनी चाहिए और एसोसिएशंस और फेडरेशंस को भी इनको ऑडिट करनी चाहिए, ऑडिट होनी चाहिए, कहाँ फंड्स गए, बिल्कुल होनी चाहिए जी बिल्कुल। अबू हुरैरा, आप जो गेम खेलते हैं, किसी भी तैयारी के लिए एक साल का फंड एक खिलाड़ी के लिए अंदाजन कितना होना चाहिए? अगर फर्ज करेंगे हुकूमत में सियासत चल रही है, 18वीं तरमीम की वजह से सूबों में काम नहीं हो रहा, ऑडिट के मामलात हैं, चीजें नहीं हो रही, लेकिन एक खिलाड़ी अगर अपने तौर पर वो तैयारी करे तो उसको कितनी फंड की जरूरत है? अगर कोई स्पॉन्सर कर दे, कोई बिजनेसमैन स्पॉन्सर कर दे, कोई मल्टीनेशनल कंपनी स्पॉन्सर कर दे, कोई मीडिया ऑर्गेनाइजेशन स्पॉन्सर कर दे, तो आपको एक साल की तैयारी के लिए कितने पैसे चाहिए? देखिए मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं। 2000 अभी मैं खेल कर आया हूं और अभी मुझे दोबारा जाना है अबू धाबी वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने, और मुझे वो खेलना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वर्ल्ड गेम्स की क्वालिफिकेशन के लिए मुझे पॉइंट्स चाहिए, ठीक है। अब मेरे पास उसके लिए भी स्पॉन्सर नहीं है, फंड्स नहीं है, ठीक है। अब मेरे पास 2022 का जो कैलेंडर है वो तकरीबन 10 इवेंट के साथ है, 10 इवेंट्स हैं उसके अंदर इंटरनेशनल। अगर मैं वो पूरे 10 इवेंट में पार्टिसिपेट करता हूँ, एटलीस्ट पर इवेंट मुझे 2.5 लाख रुपए खर्चा आएगा, यानी 25 लाख रुपए सिर्फ और सिर्फ मुझे इवेंट पार्टिसिपेशन के ट्रैवलिंग के लिए चाहिए, ठीक है। उसके बाद मेरी डाइट्स वगैरह ये सारी चीज़ें ये सब अलग है। एक प्लेयर के ऊपर आपको अगर एक साल में अगर आप 40 से 50 लाख रुपए खर्च करते हैं तब जाके आप रिजल्ट्स मांग सकते हैं। बड़े टूर्नामेंट का आप अरशद नदीम से रिजल्ट मांग रहे हैं कि वो 5th आया, वो अपनी मदद आपके तहत आया, उसको कॉम्पिटिटर को देखे, उसके ऊपर 7 करोड़ इंडियन रुपीस खर्च हुए 4 साल में, तब जाके उसने गोल्ड मेडल लिया है। और आप कैसे यूरोप में जाके उससे ट्रेनिंग जी, दुनिया का बेस्ट स्कोरर ने उसको ट्रेनिंग दी है, ठीक है। तो फिर जाके ऐसे रिजल्ट्स आते हैं। ऐसे रिजल्ट नहीं आते कि आप बोलें यार माँ की दुआ से जो है वो रिजल्ट्स आया, माँ की दुआ से बिल्कुल रिजल्ट्स आ गए, वो 5th तक आ गया, ठीक है। लेकिन आगे टेक्निक्स चाहिए। मैं अभी एशियन लेवल में खेल कर आया हूँ, ये ब्रॉन्ज मेडल मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार लिया, मैं इसलिए इतना थोड़ा सा एग्रेसिव हूँ। मैंने कभी जिंदगी में एशिया में ब्रॉन्ज नहीं लिया, गोल्ड या सिल्वर जरूर हुआ, सिर्फ ये इस वजह से क्योंकि दूसरी टीमें ऊपर जा रही हैं, हम वहीं पर ही खड़े हुए हैं, उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, वो जब आ रहे हैं तो आप यकीन माने उनके स्टेमिनाज और हर चीज़ बहुत डिफरेंट है। तो हमें भी बिल्कुल फंडिंग की ज़रूरत है। हमारी टीम है, अब मैं एक 10 साल से ये चीज़ें भुगत रहा हूँ कि मुझे कोई नहीं पूछ रहा। अब मुझे ये अफसोस हो रहा है कि मेरे साथ जो मेरे जूनियर्स खेलकर जो एयरपोर्ट पे आए, उनको भी किसी ने नहीं। तो आपके ख्याल में आपको एक साल के अंदर 50 से 60 लाख रुपए की जरूरत है? जी। हैदर अली साहब, आप इतनी मेहनत करते हैं, आपने पाकिस्तान को गोल्ड मेडल दिया, आपको अगर एक साल में फंड चाहिए हो तो कितने पैसों की जरूरत है? जी बिल्कुल, जैसे भाई ने अभी बताया कि जो एथलीट है, प्लेयर है, उसको साल में तकरीबन 50-60 लाख रुपया उसकी ट्रेनिंग पे खर्चा आ जाता है, जिसमें डाइट्स, ट्रैवलिंग वगैरह, टिकट्स, बहुत सारे खर्चे होते हैं जो हैंडल करने होते हैं। 50 से 60 लाख रुपए की जरूरत है आपको भी। अच्छा, ये 2022 में आप कितने टूर्नामेंट्स में शिरकत करेंगे पाकिस्तान की तरफ से? जी 2022 में चाइना के शहर हंगजू में पैरा एशियन गेम्स हो रही हैं, उसके बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप है, तो ये 2 इवेंट्स हैं मेरे 2022 में। अच्छा, जबरदस्त। फजल बदूद, आपको कौन कौन सी चैंपियनशिप में जाना है, आपको कितने फंड्स की जरूरत है? सर जैसे कि हमारी गेम वन ऑफ द एक्सपेंसिव गेम इन द वर्ल्ड, मैंने पहले ही बताया, तो सर इसकी अव्वल तो इक्विपमेंट बड़ी मुश्किल से मिलती है, और इसका जो खर्चा आप इंटरनेशनल चैंपियनशिप का कहें, इसके अंदर वर्ल्ड कप के अंदर आपको पॉइंट्स बनाने पड़ते हैं, आपको ओलंपिक्स के लिए जो है वो क्वालिफिकेशन करनी पड़ती है, जो कि बदकिस्मती से हमारे पास पैसे न होने की वजह से हम वहाँ पे कंपटीशन नहीं कर सकते हैं। हम वो लोग हैं कि जो कि अच्छे इक्विपमेंट वाले को तो हरा लेते हैं, लेकिन बाद में हम बस पड़ जाते हैं कि नहीं इसने बस गोल्ड लिया, इसको साइड पे कर दो। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, एथलीट्स को प्रमोट करना चाहिए। और आगे जैसे कि आपने बताया, तो साल के अंदर तकरीबन 6 से 7 इवेंट्स हमारे साल के अंदर होते हैं, और उसके अंदर यूरोपियन कंट्रीज आपको खुद पता है कि कितनी महंगी होती हैं, तो वहाँ पे हमारे लिए जाना बहुत मुश्किल होता है।
ये तो सिर्फ ट्रेनिंग की बात आ गई। जैसे कि मेरे भाई ने बताया कि डाइटिंग वगैरह का जैसा, वहाँ पे फिर आपका जो है ट्रांसपोर्टेशन वहाँ के लोकल एरिया का जो होता है, जो आप स्लोप्स तक जाते हो, जो आप वहाँ पे लिफ्ट को देते हो। हमारे कोच का पर डे का सर जो कि इंटरनेशनल स्की डॉलर्स में अगर बात की जाए तो $900 से $800 का जो है वो पर डे हमसे इंटरनेशनल कोच लेता है। अच्छा। तो इतना जी क्योंकि सर ये एक्सपेंसिव गेम है, तो वहाँ पे जो है वो आपको सिर्फ एक दिन बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब चूंकि हमारे साथ प्रोग्राम में कोच भी शामिल हैं, खिलाड़ियों की बातें आपने रूमा सुनी। अगर हुकूमत सपोर्ट नहीं कर रही है, अगर फेडरेशन में करप्शन है, ट्रांसपेरेंसी के इश्यूज है, बहुत सारे हैं, डिपार्टमेंट्स बंद हो रहे हैं, तो रास्ता एक ही है कि आपको स्पॉन्सरशिप चाहिए मल्टीनेशनल कंपनीज की। अगर एक खिलाड़ी के ऊपर रूमा अगर 50 से 60 लाख रुपए लगते हैं, तो आपके ख्याल में पाकिस्तान में कितने खिलाड़ियों को स्पॉन्सरशिप्स की जरूरत है, या इसके अलावा भी कोई रास्ता है? देखिए बिल्कुल प्राइवेटाइजेशन करना होगा। हमें अपने स्पोर्ट्स को, मल्टीनेशनल कंपनीज बहुत है यहाँ पर जिनका एक होता है मखसूस बजट होता है जो स्पोर्ट्स पर खर्च करते हैं। हमें वो सारी कंपनीज को फंड रेजिंग करनी होगी, आगे लाना होगा, इनको एक एक बच्चे को उठाना होगा और पर्सनल लेवल पे इनके खर्चे उठाने होंगे, क्योंकि जब तक हम प्राइवेटाइजेशन नहीं करेंगे स्पोर्ट्स में, स्पोर्ट्स आगे जाने नहीं वाली है, क्योंकि हर जगह मतलब पैसे का आता है। बात ये है कि अगर हम 8 से 10 स्पोर्ट्स के गेम्स के भी अभी नेक्स्ट जो 2024 ओलंपिक्स को अगर हम फोकस करते हैं और अगर 8 से 10 गेम्स के भी हम 8 से 10 बच्चों को भी उठाते हैं जो नजर आ रहा है कि इनमें बहुत टैलेंट और पोटेंशियल है, और अगर हम उनको स्पॉन्सरशिप दिलवाते हैं और उनके पर फोकस करें, तो मेरा ख्याल है 2024 में कम से कम ओलंपिक्स में थोड़ी इज्जत भी रह जाएगी और हमारे प्लेयर्स थोड़ा सा जाके कम्पीट भी कर सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। बहुत अहम मौजू है, बहुत मामला है। इमरान खान साहब कहते हैं अब मेरा फोकस खेलों की तरफ है। पाकिस्तानी सुपरस्टार्स कह रहे हैं हमारे पास बुनियादी सहूलियात नहीं है, डिपार्टमेंट्स बंद हो रहे हैं, रीजनलिज्म की तरफ खेल आ रहा है, अब स्पॉन्सरशिप चाहिए होंगी, या क्या होगा? इमरान खान साहब के पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, क्या वो करेंगे, देखते हैं क्या करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक और मसला यह है कि टैक्स ऑर्डिनेंस आ गया है। टैक्स ऑर्डिनेंस आया है तो ताजिर बिरादरी बेचैन है, एहतजाज करने जा रही है। अजमल बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ताजिर रहनुमा हैं। अस्सलाम वालेकुम अजमल कुरैशी साहब, क्या सूरत हाल है, क्यों कर रहे हैं आप एहतजाज? एहतजाज कर रहे हैं इसलिए कि मुल्क में करप्शन खत्म हो जाए और लोग सही मानों में काम कर सके। जो कुछ अभी आप कह रहे थे कि मुल्क का कोना कोना अगर हम प्राइवेट कर देंगे, फरोख्त कर देंगे, तो फिर क्या बनेगा इस मुल्क? हम क्यों नहीं सही हो जाते हैं? हम क्यों नहीं करप्शन खत्म कर देते हैं? हम जा रहे हैं, एक हर रोज नया ऑर्डिनेंस आ जाता है, हर रोज एक नई चीज एफबीआर देता है। एफबीआर अपना काम करने में नाकाम है। हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री, ये डबल तनख्वाहें लेने वाले लोग सारा दिन हम पीठ पड़े बैठे नहीं है। हमें इस मुसीबत में न डाला जाए खुदा के लिए। ये जो स्टेट टैक्स की रजिस्ट्रेशन है, कभी शनाख्ती कार्ड को आगे रखकर शरत बंद कर आती है, कभी किसी और तरीके से लेकर आते हैं। पाकिस्तान के ताजर ने जब सेल टैक्स देना नहीं है, दो जगह पे सेल टैक्स ऑलरेडी अदा हो जाता है इंपोर्टर के पास, मैन्युफैक्चरर के पास। अगर वहां से चोरी होता है तो महकमा जिम्मेदार है। भाई आप पॉइंट ऑफ सेल पे डिवाइस लगाना चाहते हैं, आप डिवाइस लगाए एफबीआर के बंदे की जेब के ऊपर, कि वहां वो हमारे से जो करप्शन करता है। आप डिवाइस लगाएं एफबीआर के गाड़ियां 3-3 करोड़ 5-5 करोड़ की क्यों है, 20-20 करोड़ के बंगले उनके क्यों हैं? आप हम पे लगाते हैं जो ऑलरेडी कोरोना के मारे अपनी रोटी पूरी नहीं कर सक रहे, उन ताजरों को आप डिवाइस लगाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि हम छोटे ताजरों के ऊपर बिल्कुल कोई ऑर्डिनेंस नहीं लेकर आ रहे हैं, मना कर दिया है हुकूमत, छोटे ताजरों पर नहीं ला रहा है। ये सफेद ये सारी मदद से कई चीजें ऐसी हो रही हैं। आज भी मेरे पास सबूत मौजूद है, 10 बाई 12 के दुकानदार को सेल टैक्स का नोटिस आया है, जबरदस्ती रजिस्ट्रेशन करने का। आज भी नोटिस आया ऑफ सेल पे डिवाइस लगाने का। कैसी बातें करते हैं ये? यार बाहर झूठ बोलता है, अंदर कोई और बात करता है। अच्छा कुरैशी साहब, मेरे साथ जावेद कुरैशी साहब, कुरैशी साहब ये बताइए कि मजमूई तौर पर ताजिर बिरादरी के मसाइल हैं क्या एफबीआर से? देखिए जी फैसल भाई, ताजिरों के तो बहुत सारे मसाइल हैं,
लेकिन इस टाइम बड़ा इशू वो पॉइंट ऑफ सेल का चल रहा है। और ये जो कहते हैं 1000 मुरब्बा फीट के ऊपर हम लगाएंगे, लेकिन हकीकत इसके बरखिलाफ है। दूसरा, सदारती जो ऑर्डिनेंस आया है कि आपकी यूटिलिटी बिलों के ऊपर तकरीबन 35 से 40% आपके बिजली के ऊपर जो है वो एडवांस इनकम टैक्स ये ले रहे हैं। मुझे ये पता है कि हम कोरोना के मारे हुए लोग, हमारा कारोबार पहले ही बंद था और मजीद टैक्सों की भरमार ये मुल्क, मुझे यूं लगता है पार्लियामेंट नहीं, एक सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए चलाया जा रहा है। अब छोटा ताजिर कहाँ से जाके सर्वाइव करेगा? और इस तरीके से जबकि ऑलरेडी हुकूमत को इन छोटे ताजिरों को रिलीफ देना चाहिए था, बड़ा अफसोस के साथ हमें यह कहना पड़ता है कि उन्होंने बजाय रिलीफ देने के और उसकी टैक्सों की चक्की पे, मैं आपको यकीन दिलाता हूं ताजिर टैक्स देना चाहता है। ताजिर ने टैक्स पहले भी इनकार नहीं किया, आज भी हम इनकार, लेकिन इन्होंने अपना तरीकाकार जो अपनाया हुआ है एफपीआर के थ्रू, ये तो खुद एफपीआर एक इदारा करप्ट इदारा है, जो खुद वजीर आजम साहब ने जब पहली स्पीच में वजीर आजम साहब ने कहा था कि जी हम इसके लिए इनकी इस्लाह जो है इसके अंदर इस्लाहत लेकर आ रहे हैं। लेकिन मुझे एक बात बताएं, छोटे ताजिरों से 5 साल का रिकॉर्ड मांग रहे हैं और इनसे 5 साल का पूछे कि आपने कितनी रिश्वतें ली है, आपकी कितने एसेट है, रिश्वतों को रिकॉर्ड लिया है। आप कह रहे आप ये कह रहे हैं कि एफबीआर के ऑफिसर्स 5 साल में कितनी रिश्वत ली इसका रिकॉर्ड लिया है? तो वो लिया है ना, पता पड़ जाएगा ना, ताजिर भी दे देगा रिकॉर्ड, कोई मसला नहीं है। अच्छा, हम तो टैक्स दे रहे हैं। अच्छा, अब हल क्या है इसका? हल क्या है? रास्ता कैसे निकलेगा आगे? हल ये है कि ये टेबल पे बैठे एफपीआर और ताजिर नुमाइंदे, और उसके अंदर जो टैक्स बनता है छोटे ताजिर पे, वो फैसल भाई देने को तैयार है छोटा ताजिर उसे। आप ये कर रहे 1000 मुरब्बा का, ये मेरी आज ऑन एयर में बात ये कह रहा हूँ कि ये 200 फीट के ऊपर भी ये पॉइंट ऑफ सेल के डिवाइस लगाएंगे। ये आस्ता आस्ता ये कर क्या रहा है, उंगली पकड़कर हाथ पकड़ेंगे। अजमल बलोच साहब, एहतिजाज की जो कॉल है वो भी है या वापस हो गई है कॉल? नहीं, एहतिजाज की कॉल है, तो 29 जो है सितंबर को बिल्कुल भरपूर एहतिजाज होगा। जनाब, कुछ जाली ताजर तंजीमें ऐसा करती रहती हैं, मिल मिला के बीच में बातें कर, ये एक मिली भगत होती है। कुछ लोगों को एफबीआर के लोग जो हैं वो चाय पिलाते हैं, तो वो पी के उनके साथ मिलके तो अपने आप को शो करते हैं कि हम एक तंजीम है। ऐसा कोई नहीं है, एक ही तंजीम है मुल्क में, आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान, जो हमेशा से जब ताजरों पर कोई जुल्म ढाता है तो हमें सरापा एहतजाज होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। टाइम प्रोग्राम को खत्म हो गया। बलोच साहब, ताजिर बेचैन अगर जिस मुल्क में होते हैं वहाँ की मईशत मुस्तहकम नहीं हो पाती। ऑर्डिनेंस आया है, टैक्स ऑर्डिनेंस है, उसकी ज़रूरत है, टैक्स कलेक्शन की ज़रूरत है, नेटवर्क बढ़ाने की ज़रूरत है, सबको टैक्स देने की ज़रूरत है, लेकिन एक तरीक़ेकार हो जिसमें सब अपना इनपुट दें और उसके बाद फिर कोई कानून साजी हो, पार्लियामेंट के थ्रू तो ज़्यादा बेहतर है। प्रोग्राम ये ख़त्म कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।